प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बेटर होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई पूरे जोश जुनून के साथ चल रहा होगा। हम बात कर रहे हैं सामान्य विज्ञान में भौतिकी का क्यूज नंबर 5 का, ठीक है, जिसके अंतर्गत आज हमें देखना है बल, कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा। इस टॉपिक से 1 से लेकर 40 क्वेश्चन तक का क्यूज हम पिछले क्लास में करवा चुके हैं। आज हमें करवाना है क्वेश्चन नंबर 41 से क्यूज, ठीक है। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। ध्यान रहे दोस्त, इसमें हम बहुत बढ़िया बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं। इसमें आंकिकी को भी हम शामिल कर रहे हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए बढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 41 में। कहता है नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ का कौन सा भाग शून्य त्वरण यानी मंदन त्वरण को प्रदर्शित करता है। ध्यान यहाँ पे दीजिएगा, शून्य त्वरण। शून्य त्वरण का मतलब होता यह है कि समय के साथ वेग में परिवर्तन ना हो रहा हो, जीरो का परिवर्तन हो रहा हो। तो गौर से देखिएगा, यहाँ पे बी से सी तक की पार्ट को देखिएगा तो समय के साथ बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन गया है, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ना। अतः यहाँ पे शून्य त्वरण को कौन निरूपित करेगा? बी सी, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। कहता है कि 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से गतिशील एक कण की ऊर्जा 125 जूल है, तो कण का द्रव्यमान क्या होगा? सबको पता है ना, ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। ऊर्जा का मान यहाँ पे दे रखा है 125 जूल, तो ये के स्थान पे हम लिख देते हैं 125 बराबर 1/2 m हमें निकालना है द्रव्यमान, m इस द्रव्यमान हमें निकालना है, अगुना v का स्क्वायर यानी वेग का स्क्वायर दिया हुआ है 5 मीटर प्रति सेकेंड, तो इसको हम कर देंगे 5 गुना 5। अब इसको मारपीट करिएगा यानी काट कूट करिएगा तो देखिए 25 से 5 बार में कट जाएगा। इसको 30 से गुना करिएगा तो m बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10, है ना। चूंकि द्रव्यमान है तो क्या इसका मात्रक होता है? किलोग्राम। अतः 10 किलोग्राम, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 को, ठीक है। ये कहता है यदि एक गोले को रुकाया जाए तो उसकी घूर्णन ऊर्जा का उसकी संपूर्ण गतिज ऊर्जा से क्या अनुपात होगा। अब यहाँ पे घूर्णन ऊर्जा के बारे में सब लोग को पता होगा और ये भी जानते होंगे कि घूर्णन ऊर्जा बराबर होता है 1/2 I इंटू डब्ल्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब ये I क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये I क्या होता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, I बराबर होता है 2/5 mr²। और ओमेगा की बात करें तो सबको पता है v बराबर आर ओमेगा, यानी ओमेगा बराबर हो जाएगा v/r, ठीक है। माने ए वाला मान और ए वाला मान, दोनों मान अगर यहाँ पे पुट करिएगा इस इक्वेशन में तो आपका इक्वेशन मिल जाएगा 1/2 गुने आई का मतलब ये वाला है ना, आई का मतलब ये वाला, यानी कि 2/5 mr²। और ओमेगा स्क्वायर का मतलब होगा ओमेगा बराबर v/r, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा v²/r²। अगर काट कुट करिएगा तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, 2 से आपका 2 कट जाएगा, यानी बच जाएगा, है ना, 1/5 mv², 1/5 mv²। कोई दिक्कत? अब अगर ये संपूर्ण गतिज ऊर्जा की बात करें तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा, यानी कि टोटल गतिज ऊर्जा। अगर संपूर्ण गतिज ऊर्जा की बात करें तो क्या होगा? घूर्णन ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, यही ना होता है। संपूर्ण गतिज ऊर्जा का मतलब यही होगा ना। अब घूर्णन ऊर्जा अभी आपने निकाला 1/5 mv², गतिज ऊर्जा भी पता है आपको 1/2 mv² होता है। अगर इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा, है ना, 2/7/10 mv²। अब आपसे प्रश्न किया है कि घूर्णन ऊर्जा, क्या किया है कि घूर्णन ऊर्जा बटा संपूर्ण ऊर्जा का मान क्या होगा, संपूर्ण ऊर्जा का मान क्या होगा। तो गौर करिए, घूर्णन ऊर्जा आपका है 1/5, है ना, स्पष्ट होने के लिए हरा कलश लिख देते हैं 1/5 mv², और संपूर्ण ऊर्जा ये निकाले आप, कितना निकाले? 7/10 mv²। गौर करिए mv² से mv² कट जाएगा, यानी आपका आ जाएगा 1/5 गुने 10/7, 5 दूना 10 भी कट जाएगा, यानी आ जाएगा 2/7, यानी 2:7।
आप ही बताओ। 2:7 ऑप्शन डी में है, अतः डी आपका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर 44 में। यह कहता है कि किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग होगा, तो सबको पता है अधिकतम होगा। क्या होगा? अधिकतम होगा। याद रखिएगा कि जैसे जैसे अक्ष की ओर हम बढ़ते हैं तो कण का वेग बढ़ते जाता है ना। अक्ष की ओर आप बढ़ते जाइएगा तो कण का वेग क्या होता है? बढ़ते जाता है। कण का वेग क्या होता है? बढ़ते जाता है। और नली के केंद्र पर जब जाते हैं, नली के केंद्र पर कण का वेग क्या होता है? अधिकतम होता है। क्या होता है? अधिकतम होता है। क्लियर है? तो कहता है किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग क्या होगा, तो आप कहेंगे अधिकतम होगा। क्लियर है? आगे बढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है एक घूमते हुए शेफ्ट से धागे से बंधी हुई ये गेंद एक समान गति पर घूमती है। ठीक है भैया। शेफ्ट को अचानक रोकने पर गेंद के कोणीय वेग के साथ धागा शेफ्ट के चारों ओर लिपटना आरंभ कर देगा, है ना। बढ़ते हुए कोणीय वेग के साथ, कि घटते हुए, कि स्थिर, कि शून्य, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, घटते हुए, है ना, क्या होगा? घटते हुए कोणीय वेग के साथ वह धागा शेफ्ट के चारों ओर लिपटना स्टार्ट करेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 यानी कि 46 में। यह कहता है 20 किलोग्राम की वस्तु को जमीन से 1 मीटर ऊपर उठाए रखने में किया गया कार्य क्या होगा? सबको पता है कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। बल इंटू विस्थापन। ध्यान देना, यह प्रश्न कह रहा है कि 1 मीटर ऊपर उठाए रख रहा है। वो उठाया नहीं है, उठाए रखने में किया गया कार्य, माने 1 मीटर ऊपर पर उठाकर वो रखे हुए है। तो जब रखे हुए है तो विस्थापन क्या हो जाएगा? 0। तो बल गुना 0 करोगे तो 0 ही हो जाएगा ना। यानी कि वहां पे विस्थापन कुल कार्य किया हुआ कितना होगा? तो 0 होगा। हाँ, अगर कहता कि 1 मीटर ऊपर उठाने में किया गया कार्य क्या होगा, तब आप यहाँ पे हल करना होता। कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, और बल बराबर होता है, यानी F बराबर होता है ma, और विस्थापन यहाँ पे, है ना, इंटू विस्थापन। अब यहाँ पे अब बनाते तो m का मान यहाँ पे दे रखा था 20, और a का मान हो जाता 9.8, अब विस्थापन हो जाता 1 मीटर। इसको आप गुना करते तो आ जाता कितना? एक 0 होता, 8 दूनी 16 के 100 बाकी 1 9 18 1 19, 196 जूल होता, 196 जूल होता। लेकिन ये कब होता? जब वह 1 मीटर ऊपर तक उठाता तब होता। लेकिन ऐसा प्रश्न हमसे नहीं पूछा गया था। ठीक है। ये कहा था कि 1 मीटर ऊपर उठाए रखने में किया गया कार्य, तो ऊपर उठाकर तो स्थिर रखे हुए है ना, यानी कि वहां विस्थापन शून्य हो रहा है। जब विस्थापन शून्य होगा तो कार्य क्या होगा? तो 0 होगा, 0 जूल का होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 यानी कि 47 में। यह कहता है एक लड़के का भार 300 न्यूटन है। ठीक है भैया। एक मकान की दूसरी मंजिल जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है तक चढ़ने के बाद वह वापस उससे नीचे आ जाता है, तो कितना कार्य किया? यानी इसको कहने का मतलब है कि जो 7 मीटर ऊंची मंजिल थी, ये 7 मीटर ऊंची मंजिल थी। ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, है ना। ये 7 मीटर ऊंची मंजिल थी। पहले वो चढ़ा और फिर चढ़कर नीचे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो इसका विस्थापन क्या हुआ? तो कहेंगे विस्थापन इसका 0 हुआ। ठीक है। हमसे पूछता है कि किया गया कार्य क्या होगा, तो कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन, ये ना होता है। अब ये कहा कि 7 मीटर तक चढ़ा, चढ़ने के बाद वह वापस नीचे आ गया, तो वो कितना कार्य किया? तो भैया कार्य क्या करेगा? जब जहां था वहीं पे आ गया, यानी उसका विस्थापन क्या हो गया? 0। तो बल गुना 0 यानी कि 0। कितना कार्य किया? तो कोई कार्य नहीं किया, शून्य कार्य होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 हो गया ना, 48 में। ये कहता है कि 10 किलो के एक पिंड को 30 मीटर की ऊंचाई पर ले जाकर, ध्यान देना, 10 किलो के एक पिंड को 30 मीटर की ऊंचाई पर ले जाकर फिर उसी स्थान पर लाया जाता है। लो, मैंने पहले ऊपर ले गया और फिर उसी स्थान पर लाया, यानी कि यहाँ पे भी विस्थापन क्या हुआ? तो कहेंगे 0 हुआ। लाया जाता है जहां से वो चला था, तो कार्य होगा। तो भैया कार्य बराबर मैंने बताया
बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन, यहाँ पे विस्थापन 0 हो रहा है तो बल गुना 0 करिएगा तो पूरा 0 हो जाएगा। ज्यादा कुछ देखना नहीं है ना, सिर्फ देखना है कि जहां पे था वहीं पे पहुंच गया है ना। तो कोई विस्थापन तो हुआ नहीं, यानी विस्थापन क्या हुआ, 0 हुआ, अतः कोई कार्य नहीं हुआ। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 49 को। ये कहता है एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन, घूर्णन किससे मापी जाती है? तो याद रखिएगा है ना, स्ट्रोबोस्कोप द्वारा। ठीक है, घूर्णन किस मापी जाती है? स्ट्रोबोस्कोप द्वारा। लेकिन अब यहाँ पे बैरोमीटर भी है। अगर बैरोमीटर की बात करें तो बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो याद रखिएगा वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। ठीक है, अब यहाँ पे एक और है एनीमोमीटर। देखो यहाँ पे ये एनीमोमीटर, तो एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? तो याद रखिएगा वायु का वेग, इससे मापा जाता है वायु का वेग। याद रखिएगा ये सब पूछता है ना। यहाँ पे देखो दे रखा है हाइग्रोमीटर, क्या देखा? हाइग्रोमीटर, तो इससे मापा जाता है वायुमंडलीय, वायुमंडल का आर्द्रता, वायुमंडल का आर्द्रता। क्या मापा जाता है इससे? आर्द्रता। क्लियर? तो चारों हम समझ गए कि चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किसे मापा जाएगा? स्ट्रोबोस्कोप द्वारा, है ना। वायु का वेग एनीमोमीटर द्वारा, वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर द्वारा, और वायुमंडलीय आर्द्रता किस मापा जाएगा? तो हाइग्रोमीटर के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं आगे यानी कि क्वेश्चन नंबर 50 में। ठीक है, ये कहता है एक फ्लाईव्हील एक समान कोणीय त्वरण के साथ घूमता है। ठीक है भैया, इसके कोणीय वेग में 10 सेकंड में 20 पाई रेडियन प्रति सेकंड से 40 पाई रेडियन प्रति सेकंड की वृद्धि हो जाती है, तो इस अवधि में वो कितनी बार घूमता है? देखो बहुत मजेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है ना। यहाँ पे कोणीय त्वरण लिखा है, वहां पे होता था जी, तो यहाँ पे कोणीय त्वरण को हम कहेंगे डी, कोणीय वेग को यहाँ पे कहेंगे ओमेगा, और प्रारंभिक कोणीय वेग को कहेंगे, प्रारंभिक कोणीय वेग को कहेंगे ओमेगा, और अंतिम कोणीय वेग को ओमेगा डैश कह देते हैं। ये आपका समय हो गया। तो याद करो वहां फॉर्मूला होता था v बराबर यू प्लस ए टी होता था ना, तो उसी प्रकार से यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा v अंतिम वेग था तो यहाँ पे लेना होगा अंतिम कोणीय वेग यानी ओमेगा, बराबर u होता था प्रारंभिक वेग, तो यहाँ पे प्रारंभिक कोणीय वेग यानी ओमेगा डैश, वहां पे ए यानी कि त्वरण, तो यहाँ पे कोणीय त्वरण जिसको हम डी कहते हैं, तो डी, है ना। और वहां पे भी समय, यहाँ पे भी समय। अब यहाँ पे देखो अंतिम कोणीय वेग कितना है? 40 पाई है, तो 40 पाई हम ले लिए यहाँ पे, 40 पाई बराबर हो गया ओमेगा 1 यानी कि प्रारंभिक कोणीय वेग कितना है? स्टार्टिंग कितना से हुआ था? 20 पाई से हुआ था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20 पाई। अब प्लस डी हमको पता नहीं, टी यहाँ पे दे रखा है 10 सेकेंड, तो यहाँ पे ले लिए 10। अब इसको हल करते हैं, हल करिएगा तो क्या होगा? 20 पाई इधर आएगा तो 40 में से 20 गया, 20 पाई, 20 पाई बराबर 10 डी होगा। सुन सुन कैंसिल हो जाएगा, यानी डी बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आइए, पुनः आप यहाँ पे लगाते थे, वहां पे क्या लगाते थे? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। तो कहीं ना कहीं इसी से मिलता जुलता, इसी के आधार पर निकला हुआ है ना। ये फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आप ही बताओ। यहाँ पे एस नहीं होगा, यहाँ पे होगा कोणीय विस्थापन, तो हम लिखेंगे कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन को थीटा से निरूपित करेंगे, तो थीटा बराबर यू यहाँ पे हो जाएगा प्रारंभिक कोणीय वेग यानी कि ओमेगा डैश इंटू टी प्लस हाफ, यहाँ पे ए के स्थान पे क्या लिखेंगे? डी लिखेंगे, है ना, कोणीय त्वरण, इंटू क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर। अब इसको हल करिएगा तो ये आपका प्रारंभिक कोणीय वेग कितना है? 20 पाई है। ठीक है, तो भैया 20 पाई यहाँ पे रख दो, और गुना टी है 10 प्लस 1/2 डी आप निकाल चुके हैं कोणीय त्वरण कितना? 2 पाई, ये है 2 पाई, देखो निकाले हैं ना, तो ये 2 पाई यहाँ पे पुट कर दिए 2 पाई, और गुना टी स्क्वायर, टी का मतलब 10 सेकेंड, 10 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा भैया? सीधे लेते हैं 100, तो 2 से 2 आपका कट जाएगा, यानी इसको हल करिएगा तो ये 200 पाई हो गया, नहीं इधर भी हो गया 100 पाई, तो 200 पाई 100 पाई कितना हो गया? 300 पाई। ये क्या हुआ? इसका विस्थापन हुआ, है ना। अब यहाँ पे गौर करिए, जब एक अवधि माने इस अवधि में वह कितनी बार घूमेगा ये कह रहा है, कितनी चक्कर लगाएगा, तो एक चक्कर जब लगाता है तब 360 डिग्री का केंद्र पर कोण बनता है, यानी कि 360 डिग्री घूमता है। जैसे यहाँ पे ऐसे घूमेगा, ठीक है, बात को समझो,
तो एक बार जब ये ऐसे घूमेगा तो केंद्र पर कितना का कोण बनाएगा, तो कहोगे 360 डिग्री का बनाएगा। 360 डिग्री का मतलब कितना हो गया, 2 पाई। कितना हो गया, 2 पाई। फिर से लिख दें इसको, है ना। देखो एक चक्कर जब लगावेगा, मान लो एक चक्कर ये लगा लिया तो 360 डिग्री, 360 डिग्री का मतलब कितना हो गया, 2 पाई। 2 पाई मूव करता है। तो हम कह सकते हैं ना कि 2 पाई की दूरी तय करता है एक चक्कर में। कितना में, एक चक्कर में। तो यहाँ पे टोटल विस्थापन कितना हुआ, पुण्य विस्थापन 300 पाई हुआ है। तो 300 पाई की दूरी तय करेगा 1/2 पाई गुने 300 पाई में। क्लियर। इसको काटिएगा तो ये 150 बार में कट जाएगा, नहीं 150 बार में कट जाएगा, यानी वो 150 चक्कर लगाएगा। 150 चक्कर लगाएगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है भैया, 150 चक्कर, यानी कि ये ऑप्शन सही होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया, देखो समझाने में यहाँ पे लेंदी हुआ है, लेकिन आप इसको एक बार समझ जाओगे तो बनाना ये बहुत ही आसान होगी। ठीक है, कोशिश करिएगा एक बार और इसको देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, है ना। VVI बात आ गया समझ में। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे कहता है द्रव्यमान M की एक 37 मीटर स्केल इसके 2 सिरों पर बंधी 2 ऊर्ध्वाधर डोरियों से लटकाया जाता है। द्रव्यमान 2M का एक पिंड 75 सेंटीमीटर निशान पर रखा जाता है। दोनों डोरियों का तनाव क्या होगा। ये चूंकि लेंदी ए भी है तो ये तनाव आप जानिएगा कि 1:2 होगा। ठीक है ना, आप इसको निकालने का प्रयास करिएगा, निकल जाएगा, है ना, कहा कि लेंदी इसका कैलकुलेशन हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 यानी कि 52। निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, गतिज ऊर्जा नहीं है। ठीक है, तो देखो चलती हुई गोली में गतिज ऊर्जा है, बहता हुआ पानी में भी गतिज ऊर्जा है, चलता हुआ हथौड़ा में भी गतिज ऊर्जा है, लेकिन घिंचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं है, स्थितिज ऊर्जा है। घिंचा हुआ धनुष में स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा के कारण उसमें कार्य करने की शक्ति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में। कहता है एक व्यक्ति पानी में स्थिर नाव के एक सिरे पर खड़ा है, जल प्रतिरोध की उपेक्षा कर दे। वह व्यक्ति अब नाव के दूसरे सिरे के ओर चला जाता है, नाव के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर चला जाता है, नाव पुनः स्थिर हो जाता है। जल के संबंध में व्यक्ति एवं नाव तंत्र के द्रव्यमान का केंद्र स्थिर रहेगा केवल जब तक पृथ्वी तथा नाव के द्रव्यमान समान हो, है ना, केवल जब तक पृथ्वी तथा नाव अंत में स्थिर हो, केवल जब तक पृथ्वी नाव पर त्वरण के बगैर गतिमान होता हो, यानी सभी स्थितियां में। तो याद रखना ये सभी स्थितियां में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54। ये कहता है एसआई प्रणाली जिसमें लंबाई के लिए मीटर, ध्यान से यहाँ समझिएगा, यहाँ पे कहता है लंबाई के लिए मीटर, फिर राशि के लिए किलोग्राम, यानी इसका कहने का मतलब है राशि का मतलब परिमाण द्रव्यमान है, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड, यानी समय के लिए सेकंड। आगे बोलता है ताप के लिए केल्विन, ताप के लिए केल्विन, ताप के लिए केल्विन, और विद्युत तरंग के लिए एम्पियर, है ना। विद्युत तरंग, विद्युत धारा कह सकते हैं, विद्युत तरंग या धारा जो भी कहिए, विद्युत तरंग के लिए एम्पियर, एम्पियर, तथा प्रकाश घनत्व के लिए कैंडिला। ठीक है, प्रकाश घनत्व के लिए, प्रकाश घनत्व के लिए कैंडिला, कैंडिला, तथा पदार्थ की मात्रा के लिए, पदार्थ की मात्रा के लिए, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल, क्या भाई, मोल का उपयोग होता है को क्या कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों जो है मूल भौतिक राशि है, मूल भौतिक राशि है, भौतिक राशि है। ठीक है, और ये एएसआई में, एएसआई सिस्टम इंटरनेशनल प्रणाली में, है ना, लंबाई का मात्रक किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक किलो, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत तरंग का एम्पियर, प्रकाश घनत्व का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल यूनिट होता है, यानी कि मात्रक होता है। ये याद रखिएगा, यानी एएसआई प्रणाली में। क्लियर है, समझ में आया। यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा, यही सातों जो है लंबाई, है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, प्रकाश घनत्व, पदार्थ की मात्रा, यही सातों जो है मूल भौतिक राशि है ना। इसका एसआई मात्रक जो ये लिखा हुआ है मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला और मोल होता है। ठीक है, एसआई प्रणाली में। आगे बढ़िए
क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। ये 55 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि जब एक चल वस्तु की गति दुगना की जाए, दो गुनी की जाती है, तो उसकी गतिज ऊर्जा होगा। देखो गति दुगना किया गया है, तो पहले ये बताओ कि गतिज ऊर्जा बराबर होता क्या है, तो 1/2 mv² होता है। यहाँ पे थोड़ा सा गौर करना है कि यहाँ पे गति यानी कि वेग को दुगना कर रहा है और ऊर्जा में आपका पूछ रहा है कि क्या गुना होगा, यानी कि 1/2 इंटू एम आपका कांस्टेंट है, ये सब के लिए होगा, इसको हटा दीजिएगा आप, यानी आपका यहाँ पे निकल कर आएगा k बराबर v²। क्लियर है भैया, है ना, यही रिजल्ट निकला। ये ऊर्जा जो होगा ना वो वेग के वर्ग के रूप में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कहता है गति को यानी कि वेग को दुगना कर दिया जाए, माने 1 से बढ़ाकर 2 कर दिया जाए, तो ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो स्वाभाविक है वेग 1 से बढ़कर 2 हो गया, तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, वेग के वर्ग के रूप में होगा, है ना। तब वेग 1 है तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, यानी पहले अगर ऊर्जा 1 लग रहा था, गतिज ऊर्जा 1 था, तो अब कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी चौगुनी हो जाएगा। क्या गुनी हो जाएगा, ऊर्जा चौगुनी हो जाएगा, चौगुनी बढ़ जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 यानी 56 में। यदि किसी पिंड की गति 2 गुनी करी जाए तो पिंड की परिणामी ऊर्जा, ध्यान दें, परिणामी ऊर्जा तथा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, अभी मैंने बताया कि गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। यहाँ पे 1/2 mv से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वेग में परिवर्तन कर रहा है और ऊर्जा हमसे पूछ रहा है, यानी k बराबर आ रहा है v²। क्लियर है। अब यहाँ पे गौर करिए, यहाँ पे कहा कि उसका जो वेग है उसको दुगना कर दिया, यानी पहले 1 था अब कितना कर दिया 2, है ना, पहले एक था अब कितना कर दिया 2 कर दिया। अब यहाँ पे आगे बढ़ो तो इसकी ऊर्जा यानी कि गतिज ऊर्जा क्या होगा, गतिज ऊर्जा क्या होगा, आप ही बताओ गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो कहोगे भैया गतिज ऊर्जा जो है v² के रूप में होगा, यानी वेग के स्क्वायर में होगा, यानी एक वेग है तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। हमसे पूछता है यहाँ पे प्रश्न में कि परिणामी ऊर्जा, तो परिणामी ऊर्जा मतलब अब वाला ऊर्जा कितना है भैया 4, तथा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा माने कि शुरू वाला कितना है 1, यानी कि 4:1 होगा, यानी सी ऑप्शन आपका सही होगा। पहले जैसा ही क्वेश्चन है, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और इसको देख लीजिएगा। आगे यहाँ पे कहता है ना, हीलियम परमाणु हाइड्रोजन अणु से दो गुना भारी है। ठीक है भैया, हीलियम परमाणु हाइड्रोजन अणु से 2 गुना भारी है। 298 केल्विन पर हीलियम परमाणु की औसत गतिज ऊर्जा होगी, है ना। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन अणु की जितनी है उतना ही होगी, क्योंकि किसी गैस के अणुओं के लिए औसत गतिज ऊर्जा परम ताप के समानुपाती होता है, इस कारण से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हाइड्रोजन अणु की जितनी ही होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 यानी कि 58 में। गौर से यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कहता है कि किसी कण का रेखीय संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो सबसे पहले बताओ कि गतिज ऊर्जा बराबर होता क्या है, तो कहोगे 1/2 mv² होता है। और एक बात बताओ संवेग बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान गुने वेग यानी कि mv होता है, यानी कि mv के फॉर्म में इसको पूरा लाने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है भैया, mv के फॉर्म में पूरा लाने के लिए इसको थोड़ा सा अपने पैटर्न के अनुसार चेंज करना हम चाहेंगे। क्या करेंगे कि इसको हम लिख देते हैं mv²। क्लियर है, अब बटा में a को m कर देते हैं, लिखा जा सकता है क्या, देखो तो m था, हम m² किए लेकिन बटा में m कर दिए। अरे भैया m को नहीं लिख सकते हैं, m² बटा m कट के तो वही न रह जाएगा, तो वही मैंने किया, यहाँ m था तो इसको लिख दिए, m का भी स्क्वायर यहाँ पे कर दिए तो m² बटा m कर दिए। ऐसा क्यों किए, ताकि हमें एक पैटर्न मिल जाए। पैटर्न क्या मिला, तो गौर से देखो 1/2 m मिल गया, और mv यहाँ पे हम ब्लू कलर से दिखाते हैं, यह mv को तुम क्या कहोगे, तो mv को तुम क्या कहोगे, तो कहेंगे p कहोगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, mv के बदले p रखोगे तो इंटू p² हो जाएगा। क्लियर है, होगा कि नहीं होगा। अब आप ही बताओ, यहाँ पे संवेग को दुगना कर रहा है, गतिज ऊर्जा पूछ रहा है ना, के भी लिख दें क्या, चलो भैया के भी लिख देते हैं, के बराबर इतना आया। अब यहाँ पे गौर से देखो, यहाँ पे संवेग को दुगना कर रहा है, गतिज ऊर्जा पूछ रहा है
है ना, तो हमें सिर्फ संवेग और गतिज ऊर्जा से मतलब रहेगा, यानी 1/2m से कांस्टेंट हो जाएगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यानी आपका जो रिजल्ट निकलेगा ना वो निकलेगा k बराबर पी स्क्वायर, k बराबर पी स्क्वायर। ठीक है भैया। अब यहाँ पर देखो, है ना, p यानी कि संवेग, p यानी कि संवेग, संवेग क्या कर रहा है, ये 2 गुना कर रहा है, यानी कि पहले 1 था तो अब कर दिया 2। तो तुम ही बताओ कि गतिज ऊर्जा क्या होगा, यानी k का मान क्या होगा। तो k बराबर होता है पी स्क्वायर, यानी ये संवेग जो है ना उसका स्क्वायर, तो 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो जो ही वो संवेग को डबल करेगा, है ना, तो उसका गतिज ऊर्जा जो है वो 4 गुना हो जाएगा। क्या गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में। कैसा, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बहुत ऐसा क्वेश्चन आता रहता है। तो गतिज ऊर्जा बराबर 1/2mv² होता है, सबको पता है। ठीक है भैया। अब यहाँ यही ध्यान देना होता है कि यहाँ पे वेग दे रहा, वेग में परिवर्तन कर रहा है और गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, यानी कि हमको वेग और गतिज ऊर्जा से मतलब है, तो बाकी सब कांस्टेंट हो गया, इसको तुम हटा दोगे, सीधे हटा देना। तो k बराबर क्या निकल गया, तो कहेंगे v² निकल गया, ये मेरा रिजल्ट निकला। अब यहाँ पे ध्यान दो, है ना, वेग के बारे में बोला है कि आधा कर दिया जाए, यानी कि पहले 2 था तो अब कर दिया गया 1, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो गतिज ऊर्जा बराबर v², यानी v का स्क्वायर करेंगे तो गतिज ऊर्जा निकल जाएगा नहीं। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। तो बताओ गतिज ऊर्जा क्या होगा, 4 से 1 यानी कि 1/4 हो गया। कितना हो गया 1/4, है ना, या चौथाई भाग कर सकते हो इसको। डी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 को। कहता है 2 द्रव्यमानों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उसके बीच की गुरुत्वीय आकर्षण क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, 2 द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वीय आकर्षण जो होता है, ये गुरुत्वीय आकर्षण जो होता है, आकर्षण जो होता है इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गौर से देखिए, यहाँ पे ये दूरी दे रखा है, दूरी दे रखा है कि पहले 1 था अब हो गया 2, यही ना कहा कि दूरी को 2 गुना कर दिया, पहले 1 था अब हो गया 2। तो ये जो गुरुत्वीय आकर्षण होगा, यह जो गुरुत्वीय आकर्षण होगा, गुरुत्वीय आकर्षण होगा क्या होगा, तो 1 बटा दूरी का स्क्वायर, तो 1 बटा 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4 होगा। ध्यान देना, इस पे हम मान बैठा रहे हैं, इस पे मान बैठा रहे हैं, है ना। तो 1/1 का स्क्वायर करोगे ना, अनुपात 1 बटा दूरी बाद में हो गया है 2, तो 2 का स्क्वायर करोगे ना तो क्या होगा 1/1/4 होगा, यानी गुरुत्वीय आकर्षण जो होगा वह 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नहीं तो ये था आज का 20 क्यूज का क्वेश्चन फिजिक्स का, जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट अंक भी लाए और क्वेश्चन भी लाए। उम्मीद करते हैं कि अगर एक बार में समझ में ना आया हो तो दोबारा इसे देख लें और नोट्स आप बनाते जाएं, इसका नोट्स जरूर बनाते जाएं, है ना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, अतः इसको अनदेखा ना करें, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो हमें दीजिए विदा, मिलते हैं कल इसके आगे का क्यूज लेकर। जब तक आप खुश रहिए, मगन रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, बाय बाय।